लैंग्वेज इज ए वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट्स, या आपने कहा एक इंटरव्यू में सर। और ये आपने शहर में कर्फ्यू की भूमिका में भी लिखा कि जब मैं लिख रहा था तो शब्दों की कमी मुझे महसूस हुई, शब्दों की कमी खली। तो सर, शब्दों का सब्स्टिट्यूट आपके नज़र में दूसरा और क्या हो सकता है? जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए और दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? देखिए, व्यक्त के बहुत सारे माध्यम हैं, क्रिएटिविटी के, रचनात्मकता के बहुत सारे माध्यम हैं, जिसमें भाषा तो है ही है। आप कहानी, कविता, उपन्यास लिखेंगे तो भाषा ही आपका औजार है। पेंटिंग है। मुझे याद है कि फिराक गोरखपुरी ने, एक बार हम लोग छात्र थे, उनके यहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक अद्भुत वो सुनाया। उन्होंने एक पेंटिंग का जिक्र किया है जिसमें महाभारत का जिक्र है, और उसमें किसी भी पात्र का धड़ से ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा है ना। और दृश्य वो है कि महाभारत खत्म हो गया है, लाशें पड़ी हुई हैं, गांधारी और कुंती जैसे चरित्र जो हैं वो अपने बच्चों की लाशें तलाश में आए हैं वहाँ पे। और सिर्फ उनके उस पेंटिंग का, मैं चूंकि पेंटर का नाम बोल रहा हूँ, फिराज साहब के बताने का तरीका भी बड़ा अद्भुत होता था। उनकी आंखें एकदम बाहर उबल के निकल आती थी, इस तरह का जब वो बताते थे। तो उन्होंने कहा कि जिस डाक बंगले में पेंटिंग लगी हुई थी, उसके बेडरूम में जहाँ ये लगी थी वहाँ एक अंग्रेज सोया था। वो रात में उठ के भाग गया। उसने कहा मुझे डर लग रही है। मतलब आप सोचिए कि वो किस तरह से एक जिसे बहुत बड़ा युद्ध स्थल की आप कल्पना कीजिए, जिसमें लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें माएँ अपने पुत्रों को तलाश रही हैं, चेहरे छत छत हैं, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, और उन माओं का चेहरा नहीं दिख रहा। सिर्फ उनके कदमों के मूवमेंट से वो दहशत पैदा हो रही। तो ये पेंटिंग का आप संगीत में जाइए, संगीत में भी तरह तरह से आप मतलब सारे रस जो है आपके, जिसमें क्रोध भी है, जिसमें घृणा भी है, जिसमें प्रेम भी है ना, जिसमें साहचर्य की कामना भी है, और जिसमें विरक्ति भी, सब आपको मिल जाता है। तो उसी तरह जो हमारा क्षेत्र है यानी लेखकों का, उसमें हमारे औजार शब्द हैं, भाषा है, उसमें मैंने कई बार पाया कि वो मुश्किल हो जाता है। आप जो देखते, खास तौर से अगर आप अपना देखा हुआ वर्णन कर रहे हैं, मैंने दो जगह ये महसूस किया। एक तो शहर में कर्फ्यू है जिसका आपने जिक्र किया, उसी की भूमिका में मैंने लिखा भी है कि मैं इलाहाबाद में एसपी था, दंगे चल रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। मेरे दफ्तर के ठीक पीछे एक गली थी, और उसमें रविंद्र कालिया रहते थे। और रविंद्र कालिया के यहाँ, वो इलाहाबाद का वो अद्भुत समय भी था, 80 का दशक। हिंदी के साहित्यिक संसार का कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं था जो इलाहाबाद से जुड़ा ना रहा हो। रविंद्र कालिया के यहाँ जब कर्फ्यू हटता था तो शहर के लेखक इकट्ठे होते थे। मैं कर्फ्यू में कई कई दिन घर नहीं जा पाता था, तो नहाने धोने सबका वो दफ्तर में ही इंतज़ाम करता था। रिलैक्स होने के लिए मैं कालिया जी के घर चला जाता था। वहाँ मार्कंडे, दूधनाथ, शेखर जोशी, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त, मतलब सारे बड़े नाम, सत्यप्रकाश मिश्र, ये लोग बैठे होते थे। इनमें से ज़्यादातर लोग शाम को, क्योंकि रविंद्र कालिया का घर भी इत्तेफाक से ऐसी जगह था जो एक तरह से हिंदू और मुस्लिम आबादियों का एक मिलन स्थल था। एक तरफ मुस्लिम आबादी, उनका जहाँ ख़त्म होता था घर, वहाँ से मुस्लिम आबादी शुरू होती थी, और वो सब कर्फ्यू ग्रस्त इलाके थे। वहाँ जा करके मैं अपने दिन भर के अनुभव सुनाता था, तो सब लोग को बड़े ध्यान से सुनते थे। वो सब लेखक थे, लेकिन किसी को वो अनुभव नहीं हासिल होते थे जो एक पुलिस अधिकारी को हासिल हो सकते थे। मैं खुद देखता था और आके सुनाता था, तो सब मुझे प्रोत्साहित करते थे। मैं तब नया था, एक उपन्यास हालांकि मेरा तब तक आ गया था, लेकिन साहित्य की दुनिया में एक, जिसे आप कह सकते हैं कि नया नया मेरा प्रवेश हुआ था। तो सभी मुझे इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि मुझे लिखना चाहिए इस पर। और मैं हमेशा कहता था कि पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। लिखूंगा तो ज़रूर, ये तो मैंने फैसला किया था, लेकिन मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अनुभव इतने विराट थे और इतने इंटेंस थे कि ये बड़ा मुश्किल लगता था मुझे। और सचमुच जब मैंने लिखना शुरू किया और ख़त्म किया, तो मुझे अब ये हमेशा कचोट बनी रही कि जो कुछ मैंने देखा था या जो कुछ उस समय महसूस कर रहा था, वो लिख नहीं पाया। तो उसी समय मुझे अंग्रेज़ी की कहावत याद आई कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट। मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य से एमए कर रहा था, तो मेरे गुरु थे, उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, प्रकाश चंद्र गुप्त। वो हिंदी आलोचना के एक बड़े नाम थे, प्रगतिशील आंदोलन की एक तरह से
बड़ी शख्सियत थे, तो उनके मुँह से ये शब्द मैंने सुना था। भाषा की इसी सीमा का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने हाशमपुरा पर काम करना शुरू किया। देखिए, हाशमपुरा मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जो मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊँगा। आप कल्पना करें कि साढ़े 9-10 बजे की रात, सरकंडे और झाड़ियों से भरा हुआ इलाका, बगल में बह रही है एक नहर और उसमें पड़ी हुई बेतरतीब लाशें। उन लाशों के बीच खड़े होकर के किसी जीवित व्यक्ति को तलाशना, ये आप इस वर्णन से अनुभव कर सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। और उसी समय मैंने ये फैसला किया कि ये जो कुछ हुआ है मेरे सामने या जो मैं देख रहा हूँ, इसे बाद में मैं लिखूँगा। एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से मेरा दिमाग उन लाशों और उन हत्यारों की तरफ था जिनकी वजह से वो वहाँ आई, और एक लेखक की हैसियत से मेरे दिमाग का एक दूसरा हिस्सा सक्रिय था कि आगे जा कर के मैं इन पे लिखूँगा। और जब मैंने लिखना शुरू किया, तब मैंने महसूस किया कि कितना मुश्किल था उस क्षण को एक बार फिर से क्रिएट करना। और जब हाशमपुरा पर मेरी पूरी किताब खत्म हुई, हालांकि छोटी किताब है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, और लेकिन इसे लिखने में कई साल लग गए। ये अनुभव तो मुश्किल थे ही, उन लोगों को तलाशना जो इसके पात्र थे, उनसे बातचीत करना, उन दस्तावेजों को खंगालना जिन्हें सरकारी विभागों ने बड़ी तरतीब से और बड़े जतन से छुपा के रखा था, उन सबको निकालना, उनको पढ़ना, उन पे लिखना, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल, जैसे मैंने आपसे कहा, कि लिखते समय मुझे अपनी भाषिक अक्षमता का एहसास हुआ कि शब्दों में मैं उस अनुभव को फिर से जी नहीं पा रहा था। एक ऐसा जैसे आप कह सकते हैं कि विराट, या एक दुख की जो पराकाष्ठा आप कह सकते हैं, और दुख के साथ साथ अपनी असहायता की पराकाष्ठा, कि तंत्र इतना निर्मम हो और उस तंत्र के एक भाग रहते हुए आप कुछ ना कर पाने का एहसास आपके मन में हो, तो आप कल्पना कर सकते हो उसको फिर शब्दों में उतारना। मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि वो बहुत मुश्किल था। लिखने के बाद मुझे ये एहसास होता रहा कि मैं उस तरह नहीं लिख पाया जिस तरह मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था, या उस क्षण जो सोच रहा था।